चमनपुर जिले के एक छोटे से गांव रोमन गांव में अमित नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी वैशाली के साथ रहता था। अमित एक मछुआरा था। वो रोज नदी से मछली पकड़कर लाता था और उन्हें गांव में बेचता था। रोमन गांव से बहती नदी चमनपुर शहर की तरफ जाती थी, जहां बहुत से लोगों के पास अपनी नाव थी, क्योंकि सारे लोग चमनपुर शहर नाव से ही सफर करके जाते थे और वहां कारोबार करते थे। एक दिन की बात है जी, आप बीते कुछ दिनों से सारी मछलियाँ बेचने के बजाय वापस घर ले आ रहे हो। क्या करूं वैशाली, बीते कुछ दिनों से मेरी मछलियां बिक ही नहीं रही। गांव में और शहर में भी कोई मुझसे मछलियां नहीं खरीद रहा। अपना ये कारोबार अब नहीं चल रहा वैशाली। अरे तो फिर अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। मैं सोच रहा था वैशाली कि अब हमें मछलियां बेचने का कारोबार बंद करके अपनी छोटी सी नाव को दरिया में ले जाना होगा, और जो लोग गांव से शहर जाते हैं उन्हें कम कीमत में नाव में बैठाकर शहर ले जाना होगा, क्योंकि गांव के सारे लोग नाव में ही बैठकर शहर अपने काम पर जाते हैं। इस बहाने हमारी कमाई भी होती रहेगी। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम अपनी छोटी सी नाव में एक ढाबा खोल लें। ढाबा? हाँ, ढाबा। आपने देखा नहीं, शहरों में सड़कों पर जो ढाबे होते हैं वहाँ पर कितने सारे लोग खाना खाने आते हैं और उनका ढाबा भी बहुत चलने लगता है। अब देखिए, हमारे इस गांव में सभी लोग तो नाव के जरिए ही शहर जाते हैं ना, तो जब लोग हमारी नाव में बैठेंगे तो उन्हें अपनी नाव में ढाबा और खाना दिखेगा और वो सफर करने के साथ साथ खाना भी खाते जाएंगे। अमित को वैशाली का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी छोटी सी नाव में एक ढाबा खोल लेता है और उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाता है। अब एक दिन सवेरे अमित बाकी कुछ लोगों के साथ अपनी नाव ढाबा लिए गांव में नदी पर खड़ा था। अरे आओ आओ भाई आओ, अब नाव में सफर करने के साथ साथ स्वादिष्ट खाने का भी लुत्फ उठाओ। आओ आओ आओ, नाव में आपको ढाबा भी मिलेगा और साथ में खाना भी मिलेगा। अमित की ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग अमित की नाव में आकर बैठ जाते हैं और बाकी नाव वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे क्या कहा, नाव में ढाबा? हाँ भाई हाँ, मैंने अपनी नाव में एक ढाबा खोला है। अब नाव में सफर करने के साथ साथ आपको खाने भी मिलेगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे क्या मिलेगा खाने में और क्या प्लेट खाना रहेगा? मछली बिरयानी 50 रुपए प्लेट, चिकन बिरयानी 50 रुपए प्लेट, दाल रोटी 30 रुपए प्लेट, चावल चटनी 40 रुपए प्लेट और मिठाई में जलेबी पेड़ा और भी कई सारी चीजें। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तो हम तुम्हारी ही नाव में सफर करेंगे अमित, और बाकियों को भी कहेंगे कि वो तुम्हारी ही नाव में सफर करें। अमित की नाव में इतने लोग देखकर बाकी नाव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? इस अमित ने अपनी नाव पर ढाबा खोल लिया, ये कैसे संभव है? अब अमित की नाव में काफी सारे लोग सफर करने लगे और वो सफर करने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी खाने लगे। अब अमित का ये कारोबार इतना चलने लगा कि रोज सारे लोग अमित की ही नाव में सफर करने लगे और बाकी नाव वालों का धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि अब कोई भी इंसान उनके नाव में सफर नहीं करता था। अब अपना बढ़ता कारोबार देखकर अमित उसी गांव के एक व्यक्ति से कुछ कर्ज ले लेता है और अपनी नाव में और भी ढाबे का सामान भर लेता है। अब एक दिन शाम में अरे वैशाली, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बड़ी नाव खरीद लें। बड़ी नाव? क्यों? वैशाली, हमारा ये नाव ढाबा इतना चलने लगा है कि हमारी छोटी सी नाव में लोग बहुत कम बैठ पा रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें इस छोटी नाव को बेचकर एक बड़ी नाव खरीद लेनी चाहिए, ताकि हमारी नाव में ज्यादा लोग बैठ सके, जिसके बाद हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। अब अमित अपनी छोटी नाव बेचकर एक बड़ी सी नाव खरीदकर उसमें अपना ढाबा चलाने लगता है। अब अमित की नाव में पहले से ज्यादा लोग बैठकर सफर करने लगे। अमित की बड़ी नाव देखकर बाकी नाव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे हरीश भाई, इस अमित ने तो अब बड़ी नाव खरीद ली है और अपने सारे सवारी इसी के पास जा रहे हैं। हमारा तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया इस अमित ने। सही कह रहे हो दर्पण, इस अमित का कुछ करना ही होगा। कैसे भी करके इसकी नाव और इसका ढाबा बंद करवाना ही होगा, वरना ये अमित पैसा कमाता जाएगा और हम रास्ते के भिखारी बनकर रह जाएंगे। तभी हरीश अपने मन में एक तरकीब बनाता है और अगले दिन हरीश अमित की नाव में सवारी बनकर बैठ जाता है। अरे अमित भाई, हमें भी तो अपनी नाव के ढाबे का खाना खिलाइए।
हाँ हाँ हरीश भाई, क्यों नहीं। हरीश के साथ अमित की नाव में काफी सारे लोग बैठे थे और सब अमित के ढाबे का खाना खा रहे थे। तभी अमित मछली बिरयानी लाकर हरीश को दे देता है। हरीश चुपके से अपनी जेब से मरी हुई मछली निकालता है और उस मछली को बिरयानी के प्लेट में डाल देता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे देखो देखो भाई लोग, इस अमित की बिरयानी में मरी हुई छिपकली है। अरे देखो, ये मुझे मरी हुई छिपकली खिलाकर जान से मारना चाहता था। ये सुनकर अमित हैरान हो जाता है और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो हरीश भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी सारे लोग अपनी प्लेट नदी में फेंक देते हैं और सब लोग अमित को बहुत बातें सुनाते हैं। अरे देख क्या रहे हो भाई लोग, इस अमित की नाव और इसका ढाबा दोनों तोड़कर दरिया में फेंक दो। ये तो हम लोगों को जान से मारना चाहता था। अब उसके बाद सारे लोग अमित की नाव और उसका ढाबा तोड़कर नदी में फेंक देते हैं। ये देखकर अमित बहुत रोने लगता है क्योंकि हरीश के कारण वो पूरा बर्बाद हो चुका था। अब अमित रोते रोते वहाँ से चला जाता है। जा जा अमित, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। बड़ा आया था ढाबा नाव चलाने। हरीश ने अमित को एक ही पल में बर्बाद कर दिया था। अब इधर अचानक हरीश के बेटे अमर को सांप काट लेता है। ये देखकर हरीश की पत्नी दामिनी बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ अमित की पत्नी वैशाली आती है और वो अपने मुंह से अमर के शरीर का जहर निकालने लगती है। थोड़े समय बाद वो अमर के शरीर का सारा जहर निकाल लेती है, जिसके बाद अमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर गाँव वाले और दामिनी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हरीश आ जाता है। अरे अरे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक है तो है ना? अमर बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली बहन। अगर आज आप ना होती तो मेरा बिटवा जिंदा ही ना होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली बहन। तभी वैशाली अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि जहर निकालते समय उसके भी शरीर में जहर चला गया था। अब ये देखकर अमित और हरीश सब मिलकर वैशाली को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर हरीश अपने पैसों से वैशाली का इलाज करवाता है। तभी हरीश सारे गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि अमित के खाने में जानबूझकर हरीश ने ही मरी हुई छिपकली डाली थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ऐसा क्यों किया हरीश तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था? क्यों तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया? मुझे माफ कर दो अमित, मुझसे गलती से हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना चाहा और देखो मेरे अपने बेटे के साथ ही बुरा हो गया। पर भला हो वैशाली बहन का कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। अमित, अब कहते हैं जब किसी महिला के जीवन से उसके पति का साथ हमेशा के लिए छूट जाता है तो उस महिला का जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है। सुमन अपनी 8 साल की बेटी रिया के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। सुमन के पति की एक दुर्घटना के चलते मौत हो चुकी थी। तब से सुमन और रिया को अपना जीवन बसर करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन सवेरे माँ, आखिर कब तक हमें ऐसे भूखे रहकर अपना जीवन बिताना होगा? हाँ बिटिया, मैं हर रोज इसी उम्मीद से घर से निकलती हूँ कि शायद आज मुझे कोई काम मिल जाए, पर जब अपना भाग्य ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमारा जीवन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पता नहीं अब हम कर्जदारों का कर्ज और मकान मालिक का पैसा कैसे चुका पाएंगे। इतना कहना था कि तभी मकान का मालिक दर्पण सुमन के घर के बाहर अपने 2 आदमियों के साथ आता है। अरे कहाँ मर गए दोनों माँ बेटी, बाहर निकलो। दर्पण की आवाज सुनकर दोनों बाहर आते हैं। तभी दर्पण अपने साथियों से कहता है, साथियों, इस सुमन की बिटिया को पकड़ो और ले चलो अपने साथ। दर्पण के साथी सुमन की बेटी रिया को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सुमन दर्पण के कदमों में गिर जाती है। मालिक, मालिक, ये क्या कर रहे हो आप मेरी बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार मकान के पैसे मांगे हैं। पिछले 3 महीने से तूने मेरे मकान का किराया नहीं दिया है। अब मैं तेरी बेटी को बेचकर ही पैसा वसूल करूंगा। चलो रे, ले चलो इसकी बिटिया को। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी बेटी के सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसे मुझसे अलग ना कीजिए।
मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं 15 दिनों में आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। बस मुझे 15 दिनों का समय दे दीजिए। मालिक, मालिक रहम करो मालिक। इस बार तुझे 15 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, तेरी इस बिटिया के साथ साथ मैं तुझे भी बेच दूंगा। इतना कहकर दर्पण वहां से चला जाता है। तभी रिया अपनी माँ के गले लिपट कर रोने लगती है। माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बिटिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। सुमन रिया को चुप कराकर अपने घर में ले जाती है। तभी थोड़े समय बाद उसी गांव का एक कालू नाम का व्यक्ति सुमन के घर अपना कर्जा मांगने आता है और वो भी दर्पण की तरह तमाशा करने लगता है। पर सुमन कालू के भी कदमों में गिरकर उससे 15 दिन की मोहलत मांगती है, जिसके बाद कालू भी वहां से चला जाता है। माँ, आपने दोनों को 15 दिन का कह तो दिया, पर हम इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ये कैसे हो पाएगा माँ? कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। चलो बेटा, हम दोनों कोई काम देख कर आते हैं। सुमन रिया को लेकर रोज की तरह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी रिया को एक रमेश नाम के व्यक्ति की नूडल्स की दुकान दिखाई देती है, जो अपनी दुकान में नूडल्स बनाकर बेचता था। माँ, मुझे नूडल्स खाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मैं तुम्हें फिर कभी खिला दूंगी। अब ये बात रमेश सुन लेता है। रिया उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी रमेश कुछ नूडल्स रिया को मुफ्त में ही खाने को देता है। अब रिया और सुमन वो नूडल्स लेकर अपने घर जाते हैं। तभी रिया के मन में एक उपाय आता है। माँ, क्यों ना हम भी नूडल्स बनाकर गांव में बेचना शुरू कर दें? आप तो कितने अच्छे नूडल्स बनाती हो। अरे बिटिया, जिसके पास नूडल्स खरीदने के पैसे ना हो, वो नूडल्स बनाने का सामान कहाँ से लाएगी? वैसे माँ, अगर कुछ करना ही है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। मतलब? देखिए माँ, हमारे घर में ये जो बड़े बर्तन हैं, ये तो अब हमारे किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बेच दे। इनसे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, आप उन पैसों से थोड़ा बहुत नूडल्स बनाने का सामान ले आना, और अगर हमारा ये कारोबार चलने लगा तो बहुत जल्द हम कर्जदारों का कर्जा चुका सकते हैं। सुमन को रिया का ये उपाय बेहद पसंद आ जाता है और वो अपने घर के बड़े बर्तन बेचकर थोड़ा बहुत नूडल्स बनाने का सामान ले आती है और नूडल्स बनाकर एक लकड़ी की टोकरी में उन नूडल्स को रखकर रिया के साथ नूडल्स बेचने गाँव में निकल पड़ती है। नूडल्स ले लो, गर्मा गर्म नूडल्स ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ले लो नूडल्स ले लो। रिया और सुमन की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो सुमन से नूडल्स खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते पहले दिन सुमन और रिया के सारे नूडल्स बिक जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आते हैं। अरे वाह, पहले ही दिन 100 रुपए की आमदनी हो गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपको कि हमारा ये कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। हाँ चलो, अपने पास 200 रुपए तो आ गए। अब हम 50 रुपए कर्जदारों के लिए अलग रख देते हैं। ऐसे ही हम हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाएंगे ताकि हम कर्जा चुका सके। अब सुमन वो पैसों में से थोड़े पैसे अलग रख देती है और बाकी पैसों से नूडल्स बनाने का सामान ले आती है। अब ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। लोग रोज सुमन के नूडल्स बड़े मजे से खाने लगे। 10 दिनों में ही सुमन के पास बहुत से पैसे आ जाते हैं। माँ, अब तो बहुत पैसे हो गए, चलो हम कालू अंकल का कर्ज चुकता कर देते हैं। रिया, क्यों ना हम इन पैसों से एक चूल्हा और गैस खरीद ले और उसके बाद हम कई सारा नूडल्स बनाने का सामान भी खरीद लेते हैं और एक ठेला किराए पर लेकर हम गांव में अपनी एक छोटी सी नूडल्स की दुकान लगा देते हैं। जब हमारी दुकान लग जाएगी तो हमारे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे और ग्राहक ज्यादा आएंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे और जिसके बाद हम कर्ज चुका सकते हैं। रिया को सुमन का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर एक चूल्हा और गैस और कई सारा नूडल्स बनाने का सामान ले आते हैं और एक किराए का ठेला लेकर उसी रमेश की दुकान के पास में अपना ठेला लगा देते हैं और वहाँ नूडल्स बना कर बेचने लग जाते हैं। 4 से 5 दिन में ही उनका कारोबार बहुत चलने लगता है। अब रमेश के सारे ग्राहक रमेश के बजाय सुमन के पास नूडल्स खाने आने लगे।
अब रमेश का 1 रुपए का भी धंधा नहीं हो रहा था। ये देखकर रमेश परेशान हो जाता है। एक दिन की बात है, अरे वाह, हमारा ये कारोबार तो बहुत चलने लगा। रिया बेटा, अब तो हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम कर्जदारों का कर्ज चुका सकते हैं। हाँ माँ, और अब आपको काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अब तो हमें जीवन भर के लिए कमाई का जरिया मिल गया है। हाँ बिटिया, और अब हमारे भूखे रहने और गरीबी के दिन बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अब ये सब देखकर रमेश गुस्से में पागल हो जाता है। इन दोनों के कारण मेरा सारा कारोबार ही बर्बाद हो गया है। मेरे सारे ग्राहक इनकी ओर ही जा रहे हैं। मेरा तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है। इन दोनों माँ बेटी को तो सबक सिखाना ही होगा। 4 दिन बाद अब सुमन के पास बहुत पैसे आ चुके थे। एक रात सुमन सारे पैसे अपने घर में ही रखती है। तभी रमेश काले नकाब पहने सुमन के घर चोरी से आता है। सुमन पैसे लेकर चला जाता है। अब अगले दिन सवेरे कालू और दर्पण वहां आ जाते हैं और कालू रिया को लेकर अपने साथ चला जाता है। तभी सुमन रोते रोते रमेश की दुकान के पास से जा रही थी। क्यों बहन जी, आज दुकान नहीं लगा रही हो अपनी? तभी सुमन रोते रोते रमेश को सारी बात बताती है। ये सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बहन, कल रात मैंने ही आपके घर चोरी की थी। मुझे नहीं पता था आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद रमेश खुद पैसे देकर रिया को छुड़ा लाता है और अपनी नूडल्स की दुकान सुमन और रिया को हमेशा हमेशा के लिए दे देता है और साथ में कई ज्यादा पैसे भी देता है। उसके बाद रिया और सुमन एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगते हैं।